वीडियो 20 और 21 में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जारी एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उस पेपर के 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इन दोनों ही वीडियोस को आप मेरे चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जिसका नाम है UPHESC एड 47 ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इसी पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन की चार्टविक विधि 1971 कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? चैडविक्स मेथड 1971 फॉर रीजनल प्लानिंग वाज डिवाइडेड इनटू। देखिए, चैडविक ने 1971 में एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था अ सिस्टम व्यू ऑफ प्लानिंग। अ सिस्टम व्यू ऑफ प्लानिंग टुवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ द अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग प्रोसेस, यह पूरा नाम था बुक का। और यह आप याद भी कर लीजिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बुक में उन्होंने बताया कि प्लानिंग इज़ अ कंसेप्चुअल जनरल सिस्टम, अर्थात वह सिस्टम अप्रोच में बिलीव करते थे। इस बुक में उन्होंने रीजनल प्लानिंग की 5 स्टेप्स या 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत पहली अवस्था थी प्लानिंग अ कंसेप्चुअल सिस्टम। प्लानिंग अ कंसेप्चुअल सिस्टम। दूसरी अवस्था थी गोल को सेट करना, गोल्स। तीसरी अवस्था में उन्होंने बताया प्रोजेक्टिंग द सिस्टम, प्रोजेक्टिंग द सिस्टम। चौथी अवस्था में उन्होंने बताया किसी मॉडल का निर्माण करना, और पांचवी अवस्था में उन्होंने बताया इस पूरे प्रोसेस का इवैल्यूएशन। इस तरीके से जो प्रादेशिक नियोजन की चैडविक विधि है उसमें रीजनल प्लानिंग की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ रीजनल डेवलपमेंट? यदि ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, यह दोनों ही प्रादेशिक विकास के सूचक हैं। चौथे में लिखा हुआ है जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या, यह भी प्रादेशिक विकास का सूचक है। लेकिन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, यह प्रादेशिक विकास या रीजनल डेवलपमेंट का सोशल इंडिकेटर नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? Which one of the following is not considered in the delimitation of natural regions? यहाँ पर दिया हुआ है रिलीफ, क्लाइमेट, लैंग्वेज और नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रिलीफ को ध्यान में रखा जाता है, क्लाइमेट को भी ध्यान में रखा जाता है और नेचुरल वेजिटेशन भी इसका एक फैक्टर होता है। लेकिन जो लैंग्वेज है वह एक कल्चरल फैक्टर है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंग्वेज या भाषा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबक काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है। द कंसेप्ट ऑफ काउंटर मैग्नेट इज एसोसिएटेड विद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकास खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP ऑन डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर।
यह क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 1978-79 में आईआरडीपी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किस एक में स्थित है? माउंट आबू इज सिचुएटेड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। बहुत ही आसान सवाल है। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित गुरु शिखर पर्वत चोटी पर स्थित है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बहुत ही आसान सवाल और सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि क्वेश्चन में देखा जाए तो इसके ऑप्शंस में जो भी राज्य लिखे हुए हैं उनमें से ऑप्शन डी में जो 4 राज्य लिखे हुए हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यदि इन चारों ही राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है इन चारों राज्यों में। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन पूरे भारत के राज्यों को यदि देखा जाए तो बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में नंबर 1 पर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ बेसिन एरिया ऑफ मोर देन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, झरिया, अकॉर्डिंग टू NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ अ टाइडल पोर्ट? भारत में कांडला और कलकत्ता दोनों ही ज्वारीय पत्तन हैं, जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन तथा कलकत्ता। लंदन भी एक ज्वारीय पत्तन है। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डैम या रिवर प्रोजेक्ट के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में इनसे रिलेटेड रिवर के नाम दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। गोविंद वल्लभ सागर जो डैम है वह रिहंद नदी पर बना हुआ है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पंचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रवाह मानचित्रों फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु होता है? फ्लो मैप्स आर जनरली यूज्ड फॉर शोइंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैफिक फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समक्षेत्र प्रक्षेप हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल एरिया प्रोजेक्शंस? इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देखें तो मालवीड्स और बोन्स यह दोनों ही प्रोजेक्शन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में इन इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। थियोडोलाइट का यूज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्रकार के एंगल्स को मेज़र करने के लिए होता है, जबकि क्लाइनोमीटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एंगल्स को ही मेज़र करने के लिए होता है। एनीमोमीटर का यूज़ विंड की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए होता है,
जबकि हिप्सोमीटर का यूज़ किसी स्थान की एब्सोल्यूट हाइट को मेज़र करने के लिए होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र की उपलक्षक भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 33 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई 13.20 centimeter in a topographical map. Which of the following will be the representative fraction of the map? इस क्वेश्चन में हमको RF निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और RF के बारे में हम जानते हैं कि यह मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के मध्य अनुपात होता है। इस तरह यदि हम देखें तो मानचित्र पर जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 13.20 सेंटीमीटर और उस तटीय रेखा की लंबाई वास्तविकता में है 33 किलोमीटर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 13.20 सेंटीमीटर अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख सेंटीमीटर। इस तरीके से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 13.20 अपॉन 33 लाख। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1/2,50,000। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जन आवृत्तियों की एक श्रृंखला ऑब्लिक श्रेणी के वितरण की प्रकृति सममितीय है, तब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? When the distribution of a series of frequencies is symmetrical in nature, then which one of the following answer is correct? क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वह नेचर में सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वह इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। इस कारण से यह क्वेश्चन गलत है। अब यह क्वेश्चन गलत क्यों है और इसका सही आंसर क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए मीन, मीडियन और मोड के मध्य जो रिलेशनशिप या जो संबंध होता है वह किसी डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है। यदि डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो संबंध अलग प्रकार का होगा, और यदि डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वह असिमेट्रिकल है या असममितीय है तब यह रिलेशनशिप अलग प्रकार का होगा। पहला केस है केस 1। केस 1 में हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वह सिमेट्रिकल है, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में क्या होता है कि जो मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज़ होती हैं वह एक ही जगह पर होती हैं, और ऐसी स्थिति में मीन बराबर होता है मीडियन के और यह दोनों बराबर होते हैं मोड के। मेरे कहने का मतलब तीनों वैल्यूज़ ही एक दूसरे के बराबर होती हैं और एक ही जगह पर लाई करती हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस 2 में हम बात करेंगे असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ASYMMETRICAL, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वह दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है कि यह पॉजिटिवली स्क्यूड हो, पॉजिटिवली स्क्यूड, और दूसरा हो सकता है कि यह नेगेटिवली स्क्यूड हो। और इन दोनों केसेस में क्या होता है, जैसे कि जो पहला केस है पॉजिटिवली स्क्यूड वाला, ऐसी स्थिति में जो मोड होता है वह इस जगह पर लाई करता है, इसके राइट साइड में मीडियन की स्थिति होती है
और सबसे राइट साइड में मीन की स्थिति होती है। इस केस में मीन की वैल्यू मीडियन से अधिक होती है और मीडियन की वैल्यू मोड से अधिक होती है। और नेगेटिवली स्क्यूड के केस में मोड की जो वैल्यू होती है वह इस जगह पर लाई करती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में मीडियन की वैल्यू होती है और सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मीन की वैल्यू होती है। और इस केस में मीन की वैल्यू मीडियन से कम होती है और मीडियन की वैल्यू मोड से कम होती है। हमने देखा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जबकि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन तीनों की ही वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। और ऐसे केस में इन तीनों के मध्य जो रिलेशनशिप निकल कर आता है वह होता है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। अब अगर यदि हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज सिमेट्रिकल इन नेचर, और हमने देखा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर होती हैं और यह किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरह यह क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि फ्रीक्वेंसी असिमेट्रिकल है, ऐसे केस में ऑप्शन डी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक मूल्य संबंध कोटि के साथ सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है जिसको कि आर से डिनोट किया जाता है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ का अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको कि हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है r इज इक्वल टू प्लस 0.99, इसका मतलब होता है कि वेरी हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इस तरह क्वेश्चन में r की वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनके आगे जो उनका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है उसका नाम दिया हुआ है। कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है उसका हमको चयन करना है। देखिए जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r होता है उसकी वैल्यूज़ हमेशा -1 से +1 के बीच में वेरी करती हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, इसके बीच में इस जगह पर 0 स्थित है और इसके एक्सट्रीम राइट साइड में +1 है और इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में -1 मैंने लिखा हुआ है। r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही वेरी करेगी। बीच में कहीं हम प्लस का 0.50 लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस का 0.50 लिख देते हैं। चूँकि क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 0.99 की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं तो इनको भी हम इंडिकेट कर देते हैं। जैसे प्लस का 0.99 की जो वैल्यू होगी वह +1 के पास में होगी और जो माइनस की 0.99 की वैल्यू है वह -1 के पास में होगी। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यूज़ शो की गई हैं और 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यूज़ को शो किया गया है। अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है नो कोरिलेशन, और 0 से राइट हैंड साइड में इस तरफ +1 की ओर जो कोरिलेशन की वैल्यूज़ या जो कोरिलेशन की स्ट्रेंथ होती है वह कंटिन्यूअस रूप से स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अर्थात यदि वैल्यू +1 के अराउंड रहेगी तो वह वैल्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को शो करेगी और यदि वैल्यू 0 के अराउंड है प्लस में तो वह वीक कोरिलेशन को शो करेगी।
इसी तरीके से 0 से -1 की तरफ भी नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। अगर -1 की तरफ वैल्यूज़ आ रही हैं तो वह वैल्यू नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को शो करेगा, और यदि नेगेटिव में आर की वैल्यूज़ 0 के पास हैं तो वह वीक नेगेटिव कोरिलेशन को शो करेगा। +1 का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 का मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से +0.50 का मतलब होता है मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन और -0.50 का मतलब होता है मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। +0.99 का मतलब होगा वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन और -0.99 का मतलब होगा वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अब यदि हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर की वैल्यू +0.99 और आगे लिखा हुआ है अति उच्च या वेरी हाई। इस जगह पर अभी मैंने आपको बताया कि +0.99 की जो स्ट्रेंथ होती है वह वेरी हाई होती है। इस तरह जो ऑप्शन ए है वह सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आर की वैल्यू +1 और इसके आगे लिखा हुआ है परिपूर्ण या परफेक्ट। इस जगह पर मैंने आपको बताया था कि यदि आर की वैल्यू +1 है तो ऐसे केस में जो कोरिलेशन होगा वह परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और इस तरीके से ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आर की वैल्यू +0.50 मध्यम या मॉडरेट, और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि +0.50 की जो वैल्यू होती है आर की वह मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करती है। इस तरीके से ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आर की वैल्यू -0.99 इस जगह पे, और इसके आगे लिखा हुआ है अति निम्न वेरी लो। नहीं, यह होगा वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इस जगह पर लिखा हुआ होना चाहिए था वेरी हाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIS-4 संवेदक का स्थानिक रिजोल्यूशन कितना है? स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ LIS-4 सेंसर इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5.8 मीटर। लिस का मतलब होता है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।